Now let's start theoretical part of unit number 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम दो अलग अलग वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। पहला बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रो और सेकंड पार्ट हम इसका तोड़ देते हैं स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से ड्राइव किया गया है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है एम्बर। अब एम्बर का मतलब क्या है? जब पेड़ों से पत्ते पीले कलर के हो जाते हैं और वो झड़ते हैं तो बेसिकली उनको एम्बर कहा जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, सिंपल इतना सा समझिए। फिर इलेक्ट्रॉन से एम्बर का क्या रिलेशन है? जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो ये माना गया, जैसे आपने पीले बल्ब देखे हैं, किसी वायर को गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। आपने हीटर का एलिमेंट देखा होगा, आपके हीटर का, वहाँ से वो जब येलो कलर का या रेड कलर का होता है, रेड के बाद येलो होता है, तो उस टाइम पे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स वहाँ पे निकले इनिशियली, तो उनका नाम तो दिया नहीं गया था, तो सबसे पहले उनको एम्बर के रूप में जाना, क्योंकि वो पीले पत्ते जैसे थे, लगभग जैसे पत्ते गिर जाते हैं तो उसका कलर होता है, उस जैसे थे, वो एम्बर थे। एम्बर इसका जो ग्रीक मीनिंग है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वर्ड इज स्टैटिक्स। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, समथिंग विच इज नॉट मूविंग, समथिंग विच रिमेन्स एट द सेम प्लेस, जो मूव ना करे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो स्टैटिक होता है। अब इन दोनों को वर्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो वर्ड बनता है कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मीनिंग्स को कंबाइन करेंगे तो वी गेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, चार्ज, एंड वर्ड मीनिंग विल बी चार्ज एट रेस्ट। सो व्हाट डज दिस न्यू वर्ड मीन? व्हाट इज चार्ज? So we are going to find out the answer of this charge. What is charge? Why we are introduced this new word here? What is the meaning of this word? So for that we go to the +1 and we knows about the some basic forces. One of them is gravitational force. Formula is G m1 m2 divided by r square. Formula is not important at this point, but the physical quantity which is responsible is mass. That is important. Second force is nuclear force, and the physical quantities which is responsible for this known as nucleons. तो जो nuclear force है वो nucleons के बीच में काम करती है. Then what about this third type of force? That is electrostatics. So we write electrostatic, and the physical quantity responsible for this is known as charge. Yes, it is charge. तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था, जिस चार्ज का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, वो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी होगी वो। अब क्वेश्चन यहाँ तक ये आता है, यहाँ तक ये बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए रेस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी चार्ज तो हमने बता दी, बट उसको डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन में क्या लिखें? जो क्वेश्चन अपना बनता है व्हाट इज चार्ज, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यही चीज़ दिमाग में घूमती है। सो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें चार्ज की, व्हाट इज चार्ज की, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, और सिंपली वी कैन से स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. So simple definition is this: physical quantity responsible for electrostatic force between two objects. Now again the question arises, how many types of charges are there? कितने टाइप के होंगे? So answer for this is very simple. There are two type of charges. One is positive charge and another is negative charge. Positive charge on protons is generally taken as positive charge. On the other hand, charge on electrons is taken as negative charge. बट व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स की बात करें, चीज़ों की बात करें, वस्तुओं की बात करें, तो उनका क्या रहेगा? वो कितने टाइप की रहेंगी? सो दीज आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज. कौन कौन सी? फर्स्ट वन पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड वन नेगेटिवली चार्ज, और थर्ड वन अनचार्ज, और वी कैन से न्यूट्रल. पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सेस में प्रेजेंट हो, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो. नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर एक्सेस में प्रेजेंट होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होंगे. ऑन द अदर हैंड अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे.
चार्ज को हमने फिजिकल क्वांटिटी कहा और हमें अच्छे से पता है हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ SI यूनिट जुड़ी हुई होती हैं. देन व्हाट आर SI यूनिट ऑफ चार्ज? सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम and it is represented by capital C. Charge on an electron or proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is positive for protons and negative for electrons. It is the basic charge. Now, I am using a word here, basic. यहाँ पे मैं जो बेसिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सारा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको इसी की टर्म में समझाया जाएगा, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब इस बेसिक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई चीज़ और सीखते हैं, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. देन वी कम बैक टू द बेसिक आल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हमें समझना है तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि चार्ज किस तरीके से कहाँ पे और कितना ट्रांसफ़र होगा. वर्ड क्वांटाइजेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वांटा. क्वांटा मीन्स पैकेट. इट इज़ अगेन ए ग्रीक वर्ड. मीन्स पैकेट मीन्स समथिंग स्पेसिफिक जिसका अमाउंट फिक्स कर रखा है, जिसका अमाउंट चेंज नहीं होता, एक फिक्स अमाउंट रहता है. फ्रैक्शंस नहीं है, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड. सो फ्रैक्शन इज नो फ्रैक्शन इज अलाउड इन दिस केस बिकॉज पैकेट मीन्स ए कंप्लीट पैकेट. सो टू डिफाइन दिस वी कैन राइट total charge on a body can be expressed as the integral multiple of some basic charge. So we can simply define this quantization in mathematical form, that is capital Q is equal to N into Q, where capital Q is total charge on the body and small n is integer. Integers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and small q is the basic charge. Basic charge about which I am telling here. So this is the basic charge. Now we understand the concept of this. What is this basic charge? Why I am saying that this is the basic charge? Quantization rule suggests that जब भी किसी बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो बेसिक चार्ज जो मिनिमम चार्ज ट्रांसफ़र होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा. यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंटीजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट फ्रैक्शन. 0.1 नहीं है, 0.2 नहीं है, 0.5 नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वो एक पूरा नंबर है. तो जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो वो होल नंबर में होगा. दिस इज़ द क्वांटाइजेशन. तो ये ध्यान रहे कि कभी भी चार्ज जब ट्रांसफ़र करेंगे तो होल नंबर में करेंगे. दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे था मैंने बताया कि बेसिक चार्ज, बेसिक का मल्टीपल होगा. बेसिक चार्ज चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, एक जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी चीज़ के ऊपर बेसिक चार्ज, एक बार रफ एग्जांपल 2 कूलम है, देन 1 कूलम ऑफ चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट 4 कूलम कैन बी ट्रांसफर्ड बिकॉज 2 इज द बेसिक चार्ज. 2 का मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 4 हो सकता है, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, बट 1 इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल. Similarly 3, 5, 7, 9 and so on. These are not integral multiple. So charge will be transferred only based on the integral multiple. Again, let's take one more example. Say this time the basic charge is 1 coulomb. So charge can be transferred 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, 4 coulomb, 5 coulomb, 6 coulomb and so on. All these are integers. But 1.5, 2.5, 2.25, 2.35 and so on. These type of charges cannot be transferred because it suggests that quantization of electric charge suggests that only integral multiple of charge will be transferred. जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो होल नंबर में इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, हाफ, आधा या इसी तरह का कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन रूल. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट्स के नीचे लिखना है, जो नीचे कमेंट्स हैं इसमें लिखना है. तो क्या है क्वेश्चन? हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको बताना है, आपको कैलकुलेट करना है. हिंट मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपको, वो ये कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb will be taken as
the basic charge in this case, and we use this in quantization rule and try to find out how many electrons are there. Now let's try to find out another concept related to electrostatic, that is charges. So the new concept is frictional electricity. What is frictional electricity and why we call it frictional electricity? हम इसको frictional electricity क्यों कहते हैं? क्या है frictional electricity? तो सीधा सा यहाँ से लिखने से ही पता चल रहा है, electricity and frictional, that is we can write electricity produced due to friction, that is called frictional electricity. जो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. दिस इज द सिंपल आंसर. बट व्हाट इज द कॉज, द मेन reason behind this? What is the main reason behind this which is producing the frictional electricity? So let's try to understand the concept of frictional electricity. This is again important. Now what happens when we rub one object with another object? Then some of the electrons from first object get transferred to second object. In this way, the object which loses electrons becomes positively charged. That is, less negative means positively charged. And the object which gains electrons, since negative charge comes there, becomes negatively charged. So there is a charge difference created, and hence we say that electricity is produced, which is the frictional electricity. सिंपल सा कंसेप्ट है. जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रगड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चौक को आप बोर्ड के ऊपर रगड़ेंगे, आप पेन चलाते हैं कॉपी के ऊपर, वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स पेन से कॉपी के ऊपर चले जाते हैं. तो उस केस में क्या होता है, कुछ पार्टिकल एक से दूसरे के ऊपर उतर के चले गए. अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे गए, तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज. और जिसके पास नेगेटिव गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो इस तरीके से चार्ज डिफरेंस इज क्रिएटेड, एंड दिस डिफरेंस ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. और बेसिकली हम कहते हैं इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ चार्ज या बेसिकली कह लें इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होते हैं और उसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वेल, अब अगर उसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें और अगर मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक ग्लास रोड है मेरे पास, उसको मैं रगड़ता हूँ सिल्क के साथ, देन व्हाट विल हैपन. सीधी सी बात है, ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो एज पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कुछ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होंगे, ग्लास रोड से सिल्क पे होंगे या सिल्क रोड से ग्लास के ऊपर होंगे, वो डिपेंड करता है. तो इन दिस केस जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो वहाँ पे ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है. इट मीन्स किसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये आंसर आप कमेंट्स के अंदर नीचे लिखेंगे. अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे इस आंसर को कि किसने छोड़े हैं और किसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ये आपके लिए है. नेक्स्ट सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं. अगर एक एबोनाइट रोड लें, एबोनाइट रोड को फर के साथ जब हम रगड़ते हैं तो एबोनाइट रोड नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है. नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया मींस उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए फर से, तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द एबोनाइट रोड. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट कि उसने नेगेटिव चार्ज लिया या उसने पॉजिटिव चार्ज लिया? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है. उससे आप पता लगा सकते हैं कि उसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया या उसने नेगेटिव चार्ज गेन किया, डिपेंडिंग अपॉन द वहाँ पे जो स्ट्रिप्स है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग. नाउ आगे चलते हैं. अब होता क्या है, जब दो ग्लास रोड सेम सिल्क के साथ रब की गई, एक ग्लास रोड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया और उसके पास दूसरी ग्लास रोड को लेके आया गया.
तो एक स्ट्रेंज चीज़ वहाँ पे हुई। वो क्या? जो पहले वाली ग्लास रोड थी, जो सस्पेंडेड थी, फ्रीली सस्पेंडेड थी, उसके पास जब लेके आया गया तो ग्लास रोड मूव्स अवे। मूव्स अवे मीन्स समथिंग इज देयर विच इज रिपेलिंग द फर्स्ट रोड। इसका मतलब वहाँ पे रिपल्सन हुआ है। ध्यान रखना, मैंने कहा है 2 ग्लास रोड हैं, तो दोनों ही को सिल्क के साथ रब किया गया है, यानी सेम टाइप की प्रॉपर्टीज दोनों ग्लास रोड के ऊपर हैं, दोनों को सिल्क के साथ रब किया गया है। जब उसको पास लेके आए तो वो दूर गई। तो यहाँ से दोनों को सेम टाइप की चीज़ के साथ रब किया गया है, तो एक चीज़ मान के चले कि दोनों के ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्जेस दे है। अगर 1% मान भी लें कि आप कहते हैं कि वहाँ पे एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, इस तरीके या नेगेटिव चार्ज आता है, वो नहीं है, क्योंकि दोनों सेम टाइप की हैं। दैट्स वाई चार्ज इज सेम। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो इलेक्ट्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, बट ये तो क्लियर है कि दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है। तो जब उनके पास लेके आया गया तो वहाँ पे रिपल्सन हुआ, दे मूव्स अवे। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हुई कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देन व्हाट अबाउट द अनलाइक चार्जेस? अनलाइक चार्जेस एक केस में मैंने अभी बताया था, जैसे आपको एबोनाइट रोड लेते हैं तो एबोनाइट को जब फर्क के साथ रब किया जाता है तो एबोनाइट रोड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अब फिर उसी सस्पेंडेड ग्लास रोड को, जिसको हमने एक धागे की सहायता से, इंसुलेटिंग थ्रेड की सहायता से एक रिजिड स्पोर्ट के साथ लटकाया हुआ था, उसके पास जब अब की बार एबोनाइट रोड को लेके जाते हैं तो दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब move towards means attraction is there, so this time the charges are different. On one road charge is positive charge, on another road charge is negative charge. तो इसका मतलब क्या हुआ? unlike charges जब हैं तो they are moving towards each other, that means attraction is there. So from here we can simply say that like charges repel each other and unlike charges attract each other. सो दिस इज द सिंपल केस। अब 2 ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब किया। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमने पढ़ा, जब रब करते हैं तो एक से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरे पे जाता है। एंड द लास्ट वन वी सेज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इज इट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ? व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ? कंजर्वेशन लॉ सिंपली ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज को ना ख़त्म किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही केस हुआ था जब हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम हुआ है, चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ है, दूसरे के ऊपर गया। हमने ग्लास और सिल्क के केस में भी यही देखा था। ग्लास रोड से क्यों या एबोनाइट रोड, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आंसरिंग हियर। तो जो भी था वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी नए चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, दे आर जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑल द बॉडीज in an isolated system remains constant. Let's try to understand this concept with the help of some examples. First, let's take example of radioactive decay. If we talk about the uranium, its atomic number is 92 and mass number is 238. When it disintegrates into thorium 90 to 34 plus helium atom. Here, if we look at the numbers, atomic numbers, on the left hand side it is 92 and on the right hand side 90 plus 2 92. तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो सेम है। Let's take another example of annihilation of matter where gamma rays or you can say photon is produced, you can see in this case. As we have discussed earlier, also in silk and glass experiment, charge is transferred from glass to silk but not created. It is just
ट्रांसफर्ड, ये सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे ना तो चार्ज क्रिएट हुआ है ना ही चार्ज ख़त्म हुआ है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ना वो प्रोड्यूस हो रहा है ना ही वो ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको अकॉर्डिंग हम चार्ज को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ समराइज कर सकते हैं, जिसके कारण हम उसको समझ सकते हैं कि चार्ज बेसिकली है क्या, कैसी चीज़ है, कैसे काम करता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ी। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी हमने पढ़ी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड अब और डिटेल्स में पढ़ते हैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है उसको भी एक बार डिटेल्स में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ का पता होना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब आप काम करते हैं। तो क्या है तीसरी प्रॉपर्टीज़? लेट अस सी। नाउ लेट्स डिस्कस सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड वन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड द थर्ड वन इज़ एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Now let us discuss one by one. Just before this article हमने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द integral multiple of some basic charge. Let's move towards the third property of the charge, that is additivity of electric charge. Additivity of charge की बात करें तो additivity बनती है बेसिकली स्केलर के कारण। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ जनरली हमने पढ़ी हैं अभी तक। एक पढ़ी है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी पढ़ी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे, जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितनी भी होंगी वो सिंपल अलजेब्रा से होंगी, हम वेक्टर मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। सिंस वी नोज दैट चार्ज इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंपल अलजेब्रा से किए जाएंगे, ना कि वेक्टर अलजेब्रा से। तो यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो सारे सिंपल अलजेब्रा से होने चाहिए। नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव सम चार्जेस इन विच 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिंस वी नोज दैट देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ चार्जेस, one is positive charge and another is negative charge. So if we add all these charges जो भी अपने पास है, +2 यूनिट, +3 यूनिट और -4 यूनिट, इन सब को अगर हम algebraically जोड़ेंगे तो 2 + 3 and -4 we get 1. So in this case we get 1 unit of charge on adding all these charges. This property of electric charge is known as additivity of charge, and that is done by simple algebra, not by vector algebra. We can define this property simply by the total charge on a body will be algebraic sum of all the charges on that body. Coulomb's law states that according to which force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to, यानी कि जो फोर्स है F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन, F is inversely proportional to R square. R is the distance between these two. Now combining 1 and 2 we get F that is equal directly proportional to, sorry, not equal to, we are using directly proportional to. So F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. Now if we remove this proportionality sign and convert it to equality sign, then we use K, Q1 Q2 divided by R square, where K is
constant of proportionality whose value depends upon number 1 system of unit chosen and the second one medium between the two charges. Now let's discuss them one by one. First one, system of units chosen. यहाँ पे अगर सिस्टम की बात करें तो in case of CGS units the value of k is 1 and the second one in SI units the value of k is 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space, means फ्री स्पेस कितना परमिट करता है उसके बारे में. नाउ वन थिंग इज हियर दैट इज स्पेस. स्पेस मीन्स वहाँ पे उन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम उन चार्जेस के बीच में कैसा है उसको रिप्रेजेंट करता है एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फ्री स्पेस लिया गया है और यहाँ से अगर मैं स्पेस को कनेक्ट करूँ तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से कनेक्ट होता है जिसमें हमने कहा था मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. तो वो फर्स्ट से कनेक्ट हो जाता है. वो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन यहाँ पे जो भी कहें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है. तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. सो ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट्स के अंदर. Now let's move further. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला SI यूनिट्स के अंदर अगर हम लिखें तो वो बनता है 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. So this is the Coulomb's law, formula of Coulomb's law, what we derived from this relation or this expression. So this is the expression for electrostatic force between the two charges separated by some distance. Now let us discuss some important points about Coulomb's law. Coulomb's law के यहाँ तक का जो भी कंक्लूजन क्या निकला, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें ध्यान रखने चाहिए, वो सारी बातें अब देखते हैं क्या है. वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 देन फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर. सेकेंड, इफ़ प्रोडक्ट इज़ लेस देन 0 देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर उन दोनों की प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव प्रोडक्ट होगी तो लाइक चार्जेस होंगे, नेगेटिव प्रोडक्ट होगी तो अनलाइक चार्जेस होंगे. तो इस वजह से अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है. द थर्ड वन, स्मॉल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर Coulomb's law is not valid. Fourth one, electrostatic force between two charges is much stronger than gravitational forces, that is of the order of 10⁻38 times. So these are much more stronger forces. Electrostatic force between the two charges is central in nature. Sixth one, Coulomb's law is applicable for point charges at rest. Units of epsilon naught are coulomb square per newton per meter square. Can be calculated using the relation F, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. That is the Coulomb's relation. This gives epsilon naught that is equal to 1 by 4 pi f, because on cross multiplying at the place of epsilon naught we are using f q1 q2 divided by r square. And also another unit of epsilon naught is farad per meter. तो ये तो थे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ दिस यूनिट इन फ्यूचर वीडियोज़ के माध्यम से जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखें. जहाँ पे आपको लगे कि स्पीड फास्ट है वहाँ पे आप पॉज करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपकी जो भी फेयर नोटबुक है उसके अंदर नोट कर ले
और इनके नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते चलें। थैंक यू वेरी मच।